नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बेहतरीन रिवीजन के साथ अपनी तैयारी को आप सभी बहुत बेहतरीन बना रहे होंगे। उम्मीद है, आशा है कि पढ़ाई के साथ साथ आप सभी अपना और अपने परिवारजनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बड़े ही शानदार तरीके से आप सभी की भावनाओं को साथ में रखते हुए चल रहे होंगे। कैसे हैं आप सब लोग, एक बार मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सबके हालचाल। अच्छा हाँ, रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। तो कल हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। मुझे आप बताइए कि डिग्री सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट के मान, डिग्री फ़ारेनहाइट के मान कितने पर बराबर होते हैं, किस वैल्यू पर ये बराबर होते हैं। ठीक है, बताइए डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के मान टेम्परेचर की किस वैल्यू पर बराबर हो जाते हैं, बताइए। हाँ जी, मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ भाई। डिम्पल उत्तम, मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ। प्रणाम हिमांचल अवस्थी भाई हमारे साथ हैं, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सभी के उत्तर आने शुरू। अनूप का उत्तर बहुत अच्छा है, नेहा बहुत अच्छा उत्तर है आपका, नरेंद्र, आशीष, सोनू, सूरज संगम बहुत अच्छा उत्तर है आपका। तो नीचे कर लो एक बार। सतेंद्र है, दीपक है, बहुत ही शानदार। सचिन, आपका उत्तर गलत है, -273 आप करते हैं। -273 नहीं होगा। अभिषेक पाल, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही शानदार। तो उत्तर है आपका -40, बिल्कुल बढ़िया। और ये फैक्ट आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना याद रखिए। -40 क्या, आइदर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों ही बराबर हैं। आप कुछ भी इसमें से रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कल जो डिस्कशन था, हमारा सारा का सारा टेम्परेचर को लेकर था, तापमान को लेकर था। आज की कहानी जो हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी ऊष्मा को लेकर पढ़ेंगे कि क्या क्या ऊष्मा से सवाल आते हैं। कल की क्लास में आपको ये तो समझ आ ही गया कि ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या होती है। आज चलिए हीट के डिस्कशन से शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए ऊष्मा यानी कि हीट। तो कल हमने पढ़ा था कि हीट क्या है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु के गर्म अथवा ठंडे होने पर, गर्म होने पर मिलती है और ठंडे होने पर मान लो उससे निकलती है। और अगर हम अंदर जाकर वस्तु के देखें, अगर हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु को ऊष्मा मिल रही है, तो उस बात का मतलब ये है कि वस्तुओं के अणुओं की गति में वृद्धि हो रही है, यानी कि उनका मोशन और तेजी से होता जा रहा है। सिर्फ इतनी सी ही बात ऊष्मा है, इससे ज्यादा ऊष्मा कुछ भी नहीं थी। ठीक है, तो वो हमने कल समझ लिया था। अब आज शुरुआत करते हैं, परिभाषा तो हो गई वहां पे, आज सीधे मात्रक से शुरुआत करते हैं कि इसके क्या क्या मात्रक होते हैं। तो देखिए, जो इसका एसआई मात्रक होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक है जूल। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे साथी ऊष्मा का एक अन्य मात्रक पढ़ते हैं जो कि है कैलोरी। कैलोरी ऊष्मा का एक मात्रक है। और बहुत सारे साथी कहते हैं कि कैलोरी जो है ना, वो ऊष्मा का सीजीएस मात्रक है, जबकि ऐसा नहीं है। सीजीएस मात्रक नहीं है, उसका भी रीजन मैं बताऊंगा क्यों। आप इसको, ये कौन सा मात्रक है ऊष्मा का, तो आप लिखेंगे कि कैलोरी जो है वो खाने से मिलने वाली ऊष्मा का है। खाने से मिलने वाली ऊष्मा का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ, या ऊर्जा कह दीजिए, इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं हम। यूनिट ऑफ हीट कहिए या एनर्जी कहिए, यूनिट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। तो कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर आपने ऊष्मा क्यों लिखा है, खाने से तो ऊर्जा मिलती है, दोनों एक ही बात है। ऊर्जा भी बाद में जब रिएक्शंस होती हैं तो वो हीट में ही कन्वर्ट हो जाती है, ऊष्मा में ही कन्वर्ट हो जाती है ना। अब देखिए, आप ये कहोगे कि यार इस ऊर्जा के लिए, मान लो कोई ऊर्जा जो हमें खाने से मिल रही है, तो उसके लिए जूल ही क्यों नहीं बोल लेते हैं भाई, क्या ज़रूरत है इतने सारे मात्रक बढ़ाने की, हमें और फालतू पढ़ना पड़ता है। देखो, जब कोई चीज़ ज़्यादा स्पेशल हो जाती है या उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आपको उसके लिए स्पेशल मात्रक बनाने पड़ते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वायुमंडलीय दाब। अब वायुमंडलीय दाब का एक बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है, तो हम उसके लिए एक अलग मात्रक बनाते हैं और हम कहते हैं भाई इसका मात्रक है बार, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट हम बार बना लेते हैं। वैसे खाने से मिलने वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा यूज होती है। आप देखो, जितने भी खाने के पैकेट होते हैं, आप उन पर जो हीट पाओगे ना,
या एनर्जी पाओगे या फैट पे प्रोटीन जो भी फैट प्रोटीन नहीं सॉरी हीट ही कि उससे कितने कैलोरी मिलेंगी, तो उस पर हमेशा किलो कैलोरी लिखी होती है। वो होता है कि खाने से मिलने वाली एनर्जी कितनी है, क्योंकि फाइनली यही एनर्जी जाके हीट में कन्वर्ट होनी है। तो खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मिलने वाली ऊर्जा बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल हो रही है, इसलिए हमने इसके लिए एक विशिष्ट मात्रक बनाया। अब एक रिलेशन आता है कि जूल और कैलोरी में क्या संबंध है। तो आप याद रखेंगे कि एक कैलोरी में या तो देखिए एग्जैक्ट तो ये है कि 4.18 होते हैं, ये तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन हम इसको लगभग कभी कभी 4.18 को 4.2 मान लेते हैं। तो या तो 4.18 कहिए या 4.2। आपका सवाल दोनों एक साथ आ गए तो दोनों एक साथ पेपर में कभी भी नहीं आएंगे, या तो 4.18 आएगा या 4.2 आएगा, इतने कैलोरी होते हैं। बहुत बढ़िया अभय कुमार, वेरी गुड, शानदार। तो एक बार हम सब करेंगे। जी हाँ, मुझे ऊष्मा के दोनों मात्रक समझ में आ गए हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ तो फिर मैं आपको ऊष्मा के प्रकार पर लेकर चलूंगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। एक बार सहमति दीजिए, हाँ जी मुझे समझ में आ गया, और फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऊष्मा के प्रकार, टाइप्स ऑफ हीट। ऊष्मा के प्रकार। एक साथी का बीच में डाउट था कि अगर ऊष्मा का मात्रक जूल है तो केल्विन क्या है। तो एक बार मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि क्या आपका भी ऐसा ही कोई डाउट है, एक बार उत्तर दीजिए। अगर आपका भी यही डाउट है तो फिर मैं क्लियर करूं, अगर आपने उत्तर दे दिया तो फिर मैं उन अकेले साथी को क्लियर कर दूंगा। वो कह रहे हैं ऊष्मा का मात्रक जूल है, उनको लगता है कि ऊष्मा का मात्रक जो है ना वो केल्विन है। तो एक बार जरा बताइए। फिर एक साथी पूछ रहे हैं कि केल्विन और कैलोरी में क्या अंतर है। तो फिर आपको अगर केल्विन और कैलोरी की समझ है तो आप कर जाएंगे। ऊष्मा के प्रकार, टाइप्स ऑफ हीट, टाइप्स ऑफ हीट। देखिए क्या होते हैं ऊष्मा के प्रकार। देखिए हम यहाँ पर पहले 3 प्रकार पढ़ेंगे। एक तो बिल्कुल मैं आपको अलग सिखाऊंगा और 2 का आपस में संबंध होगा। तो पहले जो अलग है उसको देख लीजिए वो क्या है। चलो बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ये डाउट आपका भी हो। देखिए साथी जो भी पूछ रहे थे, केल्विन जो है वो तापमान का मात्रक है और जूल और कैलोरी जो है वो ऊष्मा के मात्रक हैं। मतलब ये मान लीजिए कि जैसे आपकी शादी हो जाए और आपके घर में कोई बिंदी पड़ी मिले, तो बिंदी आप अपने माथे पर तो नहीं लगा सकते हैं, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है कि आपको बिंदी कहाँ लगानी है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो मतलब मात्रक जो है ना वो हर एक क्वांटिटी के अलग अलग होते हैं। हम कभी ये कह ही नहीं सकते कि यार बिंदी इंसान भी, लड़का भी तो लगा सकता है, ठीक है भाई लगा ले, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। चलो ऊष्मा के प्रकार, टाइप्स ऑफ हीट। तो पहला प्रकार है ऊष्मा का जिसको बोलते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। देखिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम की कोई वस्तु है, ये आपके पास 1 ग्राम की कोई वस्तु है, इसका वजन है 1 ग्राम, और अभी मान लो इसका टेम्परेचर, अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मुझे किसी ने 1 ग्राम की वस्तु दी और इसका टेम्परेचर बताया भैया 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको ऊष्मा देनी शुरू करी, ये ऊष्मा देनी शुरू करी, और मैंने केवल उतनी ऊष्मा दी कि बस इसका टेम्परेचर 20 से 21 हो जाए, सॉरी। तो इस 1 ग्राम की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा लगी, जितनी ऊष्मा मुझे देनी पड़ी, वही इस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब देखिए आप ये क्यों कह रहे हो कि भैया 1 ग्राम, क्या अगर मैं मान लो 1000 ग्राम की वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाऊंगा तो क्या मुझे कम या ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। देखो मेरी बात समझो, अगर 1 ग्राम की कोई भी वस्तु है, मतलब
और ये वस्तु भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। मान लो कि ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। अगर 1 ग्राम एल्यूमिनियम है मेरे पास, जिसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, और मान लो मुझे 10 जूल की ऊष्मा देनी पड़ी, तो अगर मैं इसका द्रव्यमान बढ़ा दूंगा तो फिर 1 ही डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में ज़्यादा ज़्यादा ऊष्मा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ऊर्जा जो है ना, ऊष्मा जो है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। इसलिए हम 1 ग्राम के लिए पढ़ते हैं। तो लिखिए आप, 1 ग्राम की वस्तु का ताप, 1 ग्राम की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट needed to raise the temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड of 1 ग्राम बॉडी। ठीक है साहब, तो जितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी उसी को हम बोल देंगे कि भैया ये विशिष्ट ऊष्मा है। अब देखिए, विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग सी से भी दिखाते हैं, वैसे आपके यहाँ पर एस से दिखाते हैं, 10th लेवल तक एस से दिखाते हैं, 11th-12th में हम इसको सी बोल देते हैं। उसका भी एक रीज़न है, आप केवल इतना ही समझो। अगर इसका मात्रक आपसे पूछे तो इसका मात्रक जूल या कैलोरी नहीं होगा, इसके 2 मात्रक हैं। देखो, अगर आप अगर आप ले रहे हैं ग्राम में, तो फिर आपको यहाँ पर कैलोरी रखना पड़ेगा कि कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर किलोग्राम में ले रहे हैं इसी चीज़ को, अगर आप कहते हो ना जी मैं तो 1 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम का चेक करूंगा, तो फिर आपको जूल लेना पड़ेगा, जूल, जूल पर केजी, और टेम्परेचर को लेना पड़ेगा केल्विन में, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों इसके मात्रक हैं। फिर से आपका डाउट कि दोनों एक साथ आ गए, तो कभी भी नहीं होगा, दोनों एक साथ आएंगे ही नहीं। बताइए, सभी को क्लियर है? नहीं नहीं, आपके स्तर पे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अब है क्यों परेशान होते हो। तो या तो कहिए आप कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या कहिए जूल पर केजी केल्विन, ये दोनों ही इसके मात्रक हैं। और ये हो गई आपकी विशिष्ट ऊष्मा। परिभाषा भी पूछ ली जाती है और इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। किसी के मन में हो कैसी राशि है, तो सारी ऊष्मा और सारी ऊर्जाएं अदिश राशि हैं, सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी अदिश। अब बनाने को तो यहाँ से हम इसकी विमा भी बना सकते हैं, बट आपके लेवल पे इतनी गहराई की विमा नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहिए। धमाल आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, पढ़ के मज़ा आ जाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो एक बार बताएंगे जी समझ में आ गया और नोट हो गया? ये चीज़ है ना, जैसे देखो बचपन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे कि मान लो 10 किलोग्राम की वस्तु 50 रुपए की है, तो 4 किलोग्राम की वस्तु कितने की आएगी, तो आप कैसे सॉल्व करते थे? एक का निकाल लिया करते थे कि भाई 10 किलोग्राम की अगर 50 की है तो 1 किलोग्राम कितने की है, फिर जितने की भी पूछिए मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट पे निकालते हैं, मतलब एक पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमेशा बस एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा कभी होता भी नहीं है, इसलिए हम 1 1 लेते हैं। 1 का पता है तो सबका पता है। ठीक है, चलिएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई, विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो दूसरे तरह की ऊष्मा। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको मेरी बातों को, क्योंकि दूसरे और तीसरे तरह की जो ऊष्मा है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरे और तीसरे दोनों तरह की ऊष्मा है, आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, मान के चलिए कि मेरे पास ये पानी है या बर्फ है, मेरे पास अभी आइस है ना, और आपको पता है कि बर्फ ठोस है, और ठोस के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए, इस तरह से। ये मेरे पास है बर्फ, जिसके अणु बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए हैं।
बर्फ, आइस, जो कि क्या है, ठोस यानी कि सॉलिड, और इसका जो टेम्परेचर है ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, क्या इसके अणुओं के बीच में कोई गति होगी? तो गति तो हमेशा होगी, गति तो हर तरह के अणुओं के बीच में होगी। जैसे ये भी अगर अणु ऐसे भी पड़े हुए हैं तो आपस में चिपके ही रहेंगे, लेकिन ये गति करते रहेंगे, सॉरी गलती नहीं, ये आपस में गति करते रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो, जैसे ही आप इनको हीट दोगे, गर्म करोगे, ऊष्मा दोगे, तो ऊष्मा को हम किस में मापते हैं? तापमान में, टेम्परेचर में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो ये यही तो बात है कि ऊष्मा दे रहे हैं। फाइनली तो ऊष्मा देना है, तो अगर आप चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ या ऊष्मा दो, तो इसके अणुओं की जो गति है वो क्या होगी? बढ़ने लगेगी। जब ये ऊष्मा पाएंगे तो डेफिनेटली इनके अणुओं की गति बढ़नी शुरू हो जाएगी। आओ पहले यहाँ तक की कहानी को बनाते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने इसको हीट देना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको ऊष्मा दिया, ये, और ऊष्मा देने से इसके जो अणुओं की गति है वो कैसी होने लगी? बढ़ने लगी। अब देखो क्या होगा, मैं हीट कब तक दूंगा? जब तक कि इसके अणु एक दूसरे के बंधन को ना तोड़ दें। भैया बंधन कौन सा है? देखो, अगर आपने ठोस की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि ठोस के अणु एक दूसरे के नजदीक क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में एक मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, है ना। हर एक अणु एक दूसरे से एक बल से बंधा हुआ होता है, और इनको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब मैं इनको ऊष्मा दे रहा हूं, ये आपस में गति कर रहे हैं। असल में हमारे द्वारा दी गई जितनी भी ऊष्मा है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा इस बल को तोड़ने में ही जा रही है। ये अणु तो एक दूसरे से दूर हो जाना चाहते हैं सॉरी, ये अणु एक दूसरे से दूर हो जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे द्वारा दी गई ऊष्मा का उपयोग ये करते हैं इस बल को तोड़ने के लिए। अब देखो, ये अभी बंधे हुए हैं, और जैसे ही इन्होंने बल को तोड़ा, जैसे ही ये बल तोड़ के अलग हुए, मैंने ऊष्मा देनी बंद कर दी। यहाँ पर बस इतनी ऊष्मा दी मैंने कि ये एक दूसरे के बीच लगे हुए बल को तोड़ सकें। तो अब कहानी क्या है? अब कहानी ये है कि ये बॉडी है तो अभी भी ऐसी है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसा, लेकिन इसके बीच के अणुओं का जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये जीरो हो चुका है, ये इनके बीच में हट चुका है। अगर आप जवाब दे पाए कि अगर अणुओं के बीच में कोई भी बल नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये बताओ कि फिर ये किस तरह की वस्तु हो गई? क्या ये ठोस है? नहीं। अगर फोर्स है तो ठोस है, अगर फोर्स नहीं है तो ये किस में बदल जाएगी? ये द्रव में बदल जाएगी, यानी कि ये लिक्विड में बदल जाएगी। ठीक है, द्रव लिक्विड, और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। लेकिन इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? बात यहां ये समझने की है कि क्या इसका टेम्परेचर बढ़ा? देखो सुनो मेरी बात, टेम्परेचर तो तब बढ़ता, तापमान तो तब बढ़ता कि जब इसके अणु कुछ ऊष्मा सोख पाते, कुछ ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण कर पाते। देखो, ये अणु क्या करते हैं, जो आप बाहर से ऊष्मा देते हो, इनको अपने अंदर समाते हैं। अगर मान के चलो इस अवस्था में अगर आप अब इनको ऊष्मा देते हो, तो इसके अणु उस ऊष्मा को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके पास कोई बल नहीं है तोड़ने के लिए। लेकिन पहले सारी की सारी ऊष्मा किस में चली गई? इसके बीच के अणुओं के बलों को तोड़ने में चली गई, और उसके बाद मैंने कोई ऊष्मा ही नहीं दी। तो भाई, इसके अणु अपने अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब तापमान इसका नहीं बढ़ेगा, तापमान इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि सॉलिड भी मतलब बर्फ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो और पानी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। हाँ, अगर इसके आगे तुम इसे हीट देते हो, इसके आगे तुम इसे ऊष्मा देते हो, तो अब पानी क्या होगा? गर्म होना शुरू होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। मान लीजिए तुम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक देते हो तो ये भाप बन जाती है। मान लो कि मैंने कम दी, मैंने इसको इतनी ऊष्मा दी कि बस ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये लिक्विड ही रहेगी, गैस तो बन नहीं जाएगी। अभी भी क्या रहेगा? लिक्विड। बस क्या फर्क होगा? ये ठंडा है और ये गर्म होगा। ये क्या रहेगा? आपका लिक्विड ही रहेगा, बस इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो पहले तो ये सारी कहानी समझ में आई? क्या बताओ? यहाँ भी मैंने क्या दी है? इसको ऊष्मा दी है, यहाँ भी मैंने इसको हीट दी है। तो एक बात यहाँ ये समझने की है कि देखो, ये कौन सी ऊष्मा है? ये वो ऊष्मा है कि जो इसकी अवस्था का परिवर्तन कर रही है, जो इसको ठोस से द्रव में बदल रही है, लेकिन तापमान नहीं बदल रही। और ये ऊष्मा कौन सी है कि जो तापमान को बदल रही है और अवस्था को नहीं बदल रही है, अवस्था द्रव की द्रव में ही है। तो
अब आपसे मैं पूछूं, एक बात बताओ, अगर मैं जनरली पूछूं, ये सारी कहानी एक तरफ रखो, मैं पूछूं यार मैं किसी वस्तु को ना ऊष्मा दे रहा हूँ तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? तो जनरली मन में ये बात आती है कि यार अगर उसको हम ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, गर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका तापमान बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई ऊष्मा ऐसी है कि जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही हो, जो तापमान नहीं बढ़ा रही हो, तो वो तो गुप्त रूप से काम कर रही है ना। इसलिए इसका नाम बोलते हैं हम गुप्त ऊष्मा, कि भाई तुम हो लेटेंट हीट। तो वो हीट जो किसी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है जबकि उसकी अवस्था को परिवर्तित करती है, वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जो ऊष्मा असल में काम करती है टेम्परेचर बढ़ाने का, अवस्था को परिवर्तित नहीं करती है, उसको बोलते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। अब बताओ कितनों को समझ आया? जिनको नहीं समझ आया वो बताओ। एक बात हम सब करके फिर इसको हम लिख लेंगे। मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर दूंगा सारी चीजें। देखिए हो क्या रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर ये मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड के बीच में फोर्स होता है। सिंपल सा सोचो बिल्कुल, कि पहले मैं इसको ऊष्मा देता हूँ, तो सबसे पहले जो ऊष्मा लगेगी वो इसको ठोस से द्रव में बदलने पर लगेगी। तो मैंने बस उतनी ऊष्मा दी मैंने बस उतनी ऊष्मा दी कि जो इसको ठोस से द्रव में बदल दे। तो ठोस से द्रव में बदलने में सारी ऊष्मा चली गई, वो तापमान नहीं बढ़ाएगी। मैंने यहाँ ऊष्मा देनी बंद कर दी, तो ये ऊष्मा क्या कहलाएगी? गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, जिसने इसका तापमान नहीं बढ़ाया, केवल इसकी अवस्था में परिवर्तन किया। अब फिर मैंने आगे और इसको ऊष्मा देनी शुरू की, तो अगली ऊष्मा जो जाएगी वो इसके तापमान को बढ़ाएगी, इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी। जब तक परिवर्तन नहीं कर रही है उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और जो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही है, फेज को चेंज कर रही है, अवस्था को बदल रही है, वो होती है इसकी गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भी होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी होगी। देखिए ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे आप क्या पढ़ते हो कि पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर वो भाप बनेगा। नहीं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी भाप बन जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी पानी भाप बन जाएगा। वो भी सारी संभावनाएं हैं। अब बताइए क्लियर है? अगर हाँ तो फिर मैं इसको लिख देता हूँ और आप लोग बताते रहिए, मेरे साथ लिखते रहिए। जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार बता दूंगा। तो इस स्लाइड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगली स्लाइड से शुरू करते हैं। दूसरी है आपके पास गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? कि वह ऊष्मा जो वस्तु की अवस्था परिवर्तित करती है, वस्तु की अवस्था परिवर्तित करती है, ताप नहीं बढ़ाती, यानी कि हीट दैट चेंजेस फेज, नॉट रेज द टेम्परेचर। या डू नॉट लिखो, डू नॉट रेज द टेम्परेचर। और दूसरी हीट क्या होती है आपकी? तीसरे तरह की हीट होती है, अच्छा इसकी ना जगह छोड़ देना थोड़ी सी, इसका मात्रक भी देख लो। इसकी यूनिट, इसका थोड़ा अलग मात्रक होता है, और लेटेंट हीट को हम एल से दिखाते हैं, और इसकी यूनिट होती है जूल पर केजी। इसकी यूनिट जूल पर केजी होगी। और तीसरी है, अच्छा गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड और भी चीज़ें हमें पढ़नी है ना, तो इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना। मैं डेफिनेशन दोनों एक साथ लिखवा दे रहा हूँ, फिर इसकी चीज़ें कवर कर लेंगे। तीसरी ऊष्मा हमारे पास आएगी विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है? जो वस्तु की अवस्था परिवर्तन नहीं करती है परंतु उसका तापमान बढ़ाती है। आप कहेंगे कि ये अवस्था परिवर्तन, ऐसे लिख दूं समझ जाओगे? अवस्था परिवर्तन नहीं करती है, यानी कि फेज चेंज नहीं करती है, परंतु तापमान तापमान परिवर्तन करती है। आप लिख देंगे यस,
यानी कि चेंजेस द टेम्परेचर, चेंजेस द टेम्परेचर, जी हाँ, टेम्परेचर को चेंज करती है। ठीक है, बताइए भाई, नोट हो गया? अच्छा, नोट करिए फटाफट से इस चीज को। स्पेसिफिक हीट तो पहले लिख दिया। अच्छा, सॉरी सॉरी, अरे यार सॉरी, ये स्पेसिफिक नहीं है भाई, सेंसिबल, सेंसिबल, ये है आपकी सेंसिबल। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी उसके लिए। स्पेसिफिक हीट तो पहले लिख दिया ना, ये है आपकी सेंसिबल हीट, सॉरी, सेंसिबल हीट। इसको बोलते हैं संवेदनशील ऊष्मा। संवेदन का मतलब जो जैसी है वैसी नजर आती है, जैसी ऊष्मा की प्रवृत्ति है वो वैसी ही नजर आनी चाहिए। पीछे तो गड़बड़ नहीं कर दी है। इसमें स्पेसिफिक लिखा है, क्या लिखा है, ओहो सॉरी, ये आपकी होगी सेंसिबल, है ना, ये संवेदनशील ऊष्मा है, क्योंकि स्पेसिफिक तो हो गई ना संवेदनशील, यानी कि सेंसिबल हीट। अब बताइए किसी को क्या दिक्कत है? वो फेज चेंज बाद में पढ़ेंगे, है ना, कि सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें अलग पढ़ेंगे। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट स्पेसिफिक हीट जैसी ही होती है। इसका जो मात्रक है, इसकी जो यूनिट है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक हीट जैसी होगी, और वो होती है आपकी जूल पर केजी केल्विन, या आप कहिए कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी यूनिट यही रहेगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ठीक कर दिया, सॉरी उसके लिए। गुप्त ऊष्मा लिखवा दिया है। अभी गुप्त ऊष्मा से जुड़े हुए और मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, ये तो बस हमने एक परिवर्तन देखा है। ठीक है साहब, अब फिर से एक बार शुरू से चलते हैं। अब मुझे बताओ कि किसको इसमें दिक्कत है, फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, कोई वस्तु जैसे ठोस है, तो उसको जस्ट द्रव में बदलने के लिए जो ऊष्मा हमें चाहिए, उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, और वो सारी ऊष्मा उसकी अवस्था को परिवर्तित करने में लग जाएगी, उसका तापमान नहीं बढ़ाएगी। जबकि अगर मान लो ये वस्तु द्रव में आ गई, अब आप इसको गर्म करते हैं, और गर्म करें हम जब तक ये उसी अवस्था में रहे, जैसे द्रव है तो द्रव तक ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी को पकड़ा 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दिया तो वो तो बेचारा भाप बन जाएगा। नहीं, आप उसके भाप बनने से पहले तक गर्म करो, तो जो भी ऊष्मा आप दे रहे हो उसको बोलेंगे हम सेंसिबल हीट, संवेदनशील ऊष्मा, क्योंकि वो उसकी अवस्था नहीं बदल रही है, वो उसका तापमान बढ़ा रही है। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो सब कुछ क्लियर है। अब देखिए, इसमें थोड़े से और चीजें पढ़ेंगे हम। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, गलन, जल के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा, जल के लिए, जल के लिए फॉर वाटर, गलन की गुप्त ऊष्मा, मतलब ये जानना चाह रहा है कि लेटेंट हीट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर। गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब है कि अगर बर्फ है, अगर बर्फ है तो वो कितने डिग्री से कितनी हीट देने पर लिक्विड में बदल जाएगी। जस्ट लिक्विड में बदलना है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। तो आप याद रखना कि अगर आप 80 कैलोरी हीट 1 ग्राम बर्फ को दे देते हैं, 1 ग्राम बर्फ को अगर 80 कैलोरी हीट दे देते हैं, तो वो जस्ट किस में बदल जाएगी? आपकी लिक्विड में बदल जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। दूसरा, वो आपसे पूछता है कि बताओ, ये तो हो गई जल के लिए, पहला हो गया गलन की गुप्त ऊष्मा। दूसरा वो पूछता है कि वाष्पन की कितनी होगी। भाई वाष्पन का मतलब क्या है? आगे हम हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर आप समझ लेना, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी? देखिए, वाष्पन का मतलब है, सॉरी, कि आपने किसी लिक्विड को गैस में बदल दिया, है ना। मतलब कि वाष्पन का मतलब क्या है? वाष्पन का मतलब है कि आपने किसी द्रव को किस में बदल दिया? भाप में बदल दिया।
तो अगर पानी मान लो मेरे पास लिक्विड में है और मुझे मुझे उसको भाप में बदलना है, गैस में बदलना है, तो कितनी ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी? तो पानी के लिए ये रहेगी 533 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम पानी को 533 ऊष्मा देने पर वो भाप में बदल जाएगा, है ना साहब? अब देखो भाई, जल क्या ये सबके लिए समान रहेगी? आप खुद सोचो कि अगर मान लो मैं इतनी बर्फ ले लूं और इतना ही लोहा ले लूं और दोनों को गर्म करूं, तो बताओ कौन जल्दी लिक्विड में बदल जाएगा? भाई बर्फ जल्दी लिक्विड में बदल जाएगी। तो सबके लिए तो सेम नहीं रहेगी। क्या हमें सबके लिए याद रखनी है? नहीं, केवल पानी के लिए हमें याद रखनी है, वाटर के लिए याद रखनी है। अब बताओ सभी को क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। देखो किसी बुक में ना आपको ये 540 भी मिल सकता है, 533 भी होता है, 540 भी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दोनों एक साथ बिल्कुल भी नहीं आएंगे, या तो 533 आएगा या 540 आएगा, दोनों में से कोई एक। वैसे 533 एग्जैक्ट है, बट अप्रॉक्स में 540 मान लेते हैं हम इसको। 536, अब जैसे एक साथी कह रहे हैं कि 536 आया था एक एग्जाम में, तो 533 540 के बीच में कुछ भी आए। बताओ मिंटू क्या लिखवाना है भाई? एक नोट लिखवा दो। बताओ बताओ क्या नोट लिखवाना है? तो ये हो गए आपके ऊष्मा के 3 प्रकार। विशिष्ट ऊष्मा, उसका मात्रक एक अदिश राशि है। उसके बाद ये दोनों ऊष्माएं थोड़ी समझने वाली हैं, और समझना कुछ नहीं है, बहुत आसान है कि भाई एक ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तित करे, तापमान ना बढ़ाए, वो गुप्त ऊष्मा है। एक ऊष्मा जो अवस्था को परिवर्तन ना करे, तापमान बढ़ाए, वो आपकी संवेदनशील ऊष्मा है, यानी कि सेंसिबल हीट है। बहुत ही ईजी है। सवाल ऐसे ही आएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए वह ऊष्मा जो किसी वस्तु का केवल तापमान बढ़ाती है, उसकी अवस्था नहीं परिवर्तित करती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे भैया वो होती है संवेदनशील ऊष्मा। और अगर एक ऐसी ऊष्मा है कि जो तापमान नहीं बढ़ा रही है, केवल अवस्था परिवर्तित कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट। सिर्फ इतना सवाल आएगा। उसके बाद आपसे ये वैल्यूज पूछी जाएंगी। ये वैल्यू आपको फैक्चुअल डेटा बिल्कुल याद रखना है। एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ जी मुझे आपकी बात समझ में आ गई है और तीनों तरह की ऊष्माएं मुझे बिल्कुल क्लियर है। एक बार थम्स अप करें तभी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ना थोड़े से कंफ्यूजिंग है, हल्के से कंफ्यूजिंग है। अगर आपको समझ में आ गए हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं विजय, ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? ओके पंकज यादव, ठीक है, सब कुछ ओके है। चलो अब देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग ऊष्मा संचरण के प्रकार, कि ऊष्मा कितने प्रकार से आगे बढ़ती है। लिखिए, ऊष्मा संचरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ हीट प्रोपागेशन, या टाइप मत कहिए, इसको कहो मोड्स, मोड्स ऑफ हीट प्रोपागेशन, कि ऊष्मा संचरण के कितने तरीके हो सकते हैं, ऊष्मा कैसे कैसे आगे बढ़ती है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे बहुत मस्त सा। देखिए, मान के चलिए सर्दियों के दिन है ना, ना इनका फॉर्मूला वगैरह समझ में नहीं आए, मतलब फॉर्मूला वगैरह इतने स्तर पे चीज़ें नहीं आएंगी भाई। ये तो बस इसकी डेफिनेशन समझ लो, इनकी यूनिट समझ लो, इनकी वैल्यू समझ लो, आपके लिए तो यही बहुत ज़्यादा है। ऊष्मा संचरण के प्रकार देखिए, मान के चलिए सर्दियों के दिन हैं और आपने मस्त अलाव जला रखी है ऐसे करके, आप हाथ सेकने के लिए बैठे हुए हैं, ये आग जल रही है। अब आप मान लो चेयर डालकर यहाँ पर बैठे हुए हैं इतनी दूर, ऐसे, ये आपकी चेयर है और मस्त आप इस पर बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताओ कि हाथ आप कैसे सेकते हो? क्या आप ये करते हो
कि अपने हाथों को आग में डाल देते हो, ये लो भाई हाथ हमारे गर्म होते रहेंगे, मस्त थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे, फिर ऐसे कर देंगे। ऐसा तो होगा नहीं। आप क्या करते हो कि अपने हाथों को आग से थोड़ी दूरी पर ले जाते हो और वहां आपको गर्मी महसूस होती है। ये तो तरीका होता है। अपने हाथों को थोड़ी दूरी पर ले जाओगे, यहाँ गर्मी महसूस होगी। क्यों गर्मी महसूस हो रही है यहाँ? क्योंकि देखो जो आसपास की हवा है, वो सारी की सारी हवा यहाँ से ऐसे ऐसे बह के जा रही है, और यही हवा आपको गर्म लग रही है। आप इसी हवा से गर्मी लेते रहते हैं, यानी आग ने आसपास की हवा को गर्म किया, और गर्म करने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया, वही हवा आपके हाथों को टच करती हुई आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, चलो एक तरीका तो ये हो गया। अब एक दोस्त आपका जिसने आपसे लड़ाई कर रखी है, पैसे लेके नहीं दिए, लड़ाई का कारण यही है। अब वो भी चाहता है कि यार वो भी हाथ सेक ले, लेकिन आप जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ता है, आप उसकी तरफ आंखें निकाल देते हो। तो उस बेचारे ने क्या जुगाड़ किया कि दूर से ही खड़े खड़े एक लोहे की छड़ ली, एक लोहे की रॉड ली, और इसे आग में लगाया। ये एक लोहे की रॉड ली और इन्होंने इसे आग में लगाया। और अब क्या होता है कि देखो आग में क्या, इसमें लोहे की रॉड में क्या होगा, ठोस के अणु हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं। और इसमें क्या होगा कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऊर्जा पाकर क्या होंगे, गतिमान हो जाएंगे। देखो ये जैसे इसको हीट मिलेगी, ये वाइब्रेशन में आ जाएगा, ये वाइब्रेशन इसको ट्रांसफर करेगा, मतलब जब ये ऐसे होगा तो इसको धक्का देगा, ये ऐसे होगा इसको धक्का देगा, तो ये सारा का सारा धक्का कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। मतलब ये गर्मी जो है इस सिरे तक आ जाएगी, और वो इसी सिरे पर हाथ लगा लगा के अपने हाथों को सेक लेगा। एक तरीका ये है। तीसरा देखो, एक तुम्हारा दोस्त है जो अलग ही फोन पर बिजी है, उसको हीट भी नहीं चाहिए, मतलब उसको ऊष्मा भी नहीं लेनी है, बस वो अपना मस्त फोन पे बतिया रहा है, वो इस दुनिया से कट ऑफ कर चुका है ना, ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये ना भी चाहे कि यार इस तक ऊष्मा आए, ना ये अपने हाथ आगे कर रहा है, ना ही ये एक लोहे की रॉड ले रहा है, क्या इसको गर्मी फील होगी कि नहीं? मेरे हिसाब से तो आपका उत्तर होना चाहिए कि भैया ये कुछ भी ना करे तब भी इसको हीट फील होगी, तब भी इसको गर्मी फील होगी। तो आओ जरा इन्हीं तीनों तरीकों से समझते हैं ऊष्मा का प्रवाह। ये तीन तरीके होते हैं ऊष्मा के। आओ वन बाय वन समझते हैं। देखो सबसे पहला तरीका है, इसमें हेडिंग डालोगे आगे, सबसे पहला तरीका है आपका चालन, यानी कि कंडक्शन। अब चालन क्या होता है? चालन की परिभाषा है कि ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका है, हीट ट्रांसफर का वह तरीका है, जिसमें ऊष्मा अपने अणुओं को, अपने मॉलिक्यूल्स को अपनी जगह से बगैर हटाए आगे बढ़ती है। देखो एक तो होता है वाइब्रेशन करना, एक तो होता है वाइब्रेशन करना ऐसे, एक होता है अणु हटके ही दूसरी जगह चले जाएं। तो वाइब्रेशन करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जगह से हट गए, भाई वाइब्रेशन का तो मतलब है कि वो अपनी ही स्थिति पे बार बार इधर उधर कर रहा है बस। तो यहां पर हम कहेंगे कि ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका, ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका जिसमें अणु केवल कंपन करते हैं, अपनी जगह से नहीं हटते हैं, उसको हम बोलते हैं चालन। और चालन किस में होता है? ठोसों में होता है, सॉलिड्स में होता है। तो लिखेंगे कि ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका, ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका जिसमें ठोस के अणु कंपन द्वारा, जिसमें ठोस के अणु कंपन द्वारा ऊष्मा का प्रवाह या स्थानांतरण लिखो, क्योंकि स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं, स्थानांतरण करते हैं, यानी कि मोड ऑफ हीट कंडक्शन, मोड ऑफ हीट कंडक्शन बाय विच मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर द हीट बाय वाइब्रेशंस। तो सवाल आएगा कि बताओ चालन में ऊष्मा प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? तो आप कहोगे कि ये वाइब्रेशन है। ऊष्मा प्रवाह का मुख्य कारण जो है ये है कंपन। सवाल आएगा कि बताओ चालन किस में होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस में? तो आप कहोगे कि ये केवल किस में होता है, ठोसों में होता है, इन सॉलिड्स। ठीक है, अब देखिए बाद में नोट कर लेना एक साथ। अब देखिए दूसरा कि
एक ऊष्मा प्रवाह का ये तरीका है जिसमें अणु, मान लो ये हवा है, ये हवा का अणु है, इसके साथ क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है कि इसने यहाँ से गर्मी उठाई है और ये आगे तक चला गया है, इसने यहाँ से गर्मी उठाई है और ये ऊपर चला गया है। इसको बोलते हैं स्थानांतरण, मतलब पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह हट जाना। तो इस तरीके को, जिसमें अणु एक जगह से ऊष्मा लेकर दूसरी जगह जाकर दे दें, उस तरीके को हम बोलते हैं चालन यानी कि कन्वेक्शन। देखो, इसमें ऊष्मा बढ़ तो रही है लेकिन अणु अपनी जगह से नहीं बढ़ रहे, इसमें ऊष्मा भी बढ़ रही है और अणु भी अपनी जगह से हट रहे हैं। तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं चालन यानी कि कन्वेक्शन। और चालन किस में होता है? हवा क्या है? एक गैस है, तो गैस में आपका चालन होता है। दूसरा, अगर आप पानी गर्म करने की प्रक्रिया को देखेंगे, जैसे एक बर्तन में पानी रखा हुआ है, ये पानी कैसे गर्म होता है और आप इसके नीचे हीट देते हैं, तो होगा क्या कि पानी का जो ये अणु है गर्म होगा, और गर्म होने के बाद चीज हो जाती है हल्की, यानी उसका घनत्व कम हो जाता है। और हल्की चीज पानी में से कहाँ भगेगी? ऊपर की तरफ भगेगी। तो यहाँ के अणु ऊष्मा पाकर हल्के होंगे और हल्के होने के बाद ऊपर जाएंगे और तुरंत इनको बताएंगे, ओ नीचे जाओ, जल्दी जाओ, खीर बट रही है। जैसे तुम्हारा दोस्त भंडारे में तुम आके बताओ, जल्दी जा यार, वहाँ पूरी बट रही है। तो ये तो खैर मजाक की बात है। बाकी जो अणु भारी होगा वो अपने आप ही नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला अणु नीचे आ जाएगा, फिर ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो अपने आप ही ऊपर से ठंडा पानी आता रहेगा और नीचे से गर्म पानी जाता रहेगा। अब इसमें बताओ, क्या अणु अपनी जगह छोड़ रहे हैं? जी हाँ, अपनी जगह अणु छोड़ रहे हैं। तो ऊष्मा प्रवाह का ये तरीका भी क्या कहलाएगा? संवहन। सॉरी, चालन नहीं, संवहन यानी कन्वेक्शन। तो ये किस किस में हो रहा है कन्वेक्शन? वाटर में भी हो रहा है और हवा में भी हो रहा है, यानी कि लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। तो संवहन की परिभाषा लिखेंगे आप, नंबर 2, संवहन यानी कि कन्वेक्शन। तो आप कहोगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो रहा है? क्या कंपन के द्वारा हो रहा है? नहीं, ऊष्मा का स्थानांतरण अणु अपनी जगह ही छोड़ दे रहे हैं। तो आप कहेंगे कि ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है। अणुओं के स्थानांतरण द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट इज डन बाय ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किस किस में होता है? तो भाई आप कहेंगे कि भैया जी ये होता है आपका द्रव में और गैसों में, द्रव व गैसों में। ठीक है, यानी कि इन लिक्विड एंड गैसेस, ये लिक्विड और गैसेस में ये होता है। एक बार थम्स अप करिए। जी हाँ, मुझे ये दोनों तरीके समझ में आ गए। अब देखो, एक तीसरा तरीका है जिसमें आपका दोस्त खड़ा हुआ है और वो भी गर्मी को फील कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उसने कोई ठोस का इस्तेमाल किया? आप कहोगे नहीं। क्या उसके पास कोई लिक्विड है? नहीं। क्या उसके पास कोई गैस है? देखो, होगा क्या कि जब आप जब इसके आसपास गर्मी होगी ना, तो इसके आसपास की तो सारी हवा ऊपर चली जाएगी। ये मान लो यहाँ हवा भी नहीं है, अब ऊष्मा फिर भी आ रही है, ना तो यहाँ पर कोई ठोस है, ना तो कोई द्रव है, ना तो कोई गैस है, फिर भी ऊष्मा जा रही है। तो देखो, एक तरीका ऐसा भी है जिसमें ऊष्मा को चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और इसको बोलते हैं हम रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो जिस तरीके से आपके दोस्त तक हीट जा रही है वो तरीका है रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो चालन हो गया, संवहन हो गया, और तीसरा होता है आपका विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो आप कहेंगे कि रेडिएशन ऊष्मा प्रवाह का वह तरीका है जिसमें जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऊष्मा को आगे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नो नीड ऑफ मीडियम फॉर हीट फ्लो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ही इसका पूछा जाता है।
आप देखो सूर्य से ऊष्मा आ रही है, सूर्य से ऊष्मा आ रही है, कैसे आ रही है भाई? वहां तो कुछ भी नहीं है, सूर्य के पास तो ना लिक्विड है ना सॉलिड है ना गैस है। और जब हमारी पृथ्वी के बीच तक 12 किलोमीटर ऊपर से पहले कुछ भी नहीं है, ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, तो उसको हम बोलते हैं निर्वात। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो आता है वो विकिरण से ही आता है। तो आप कहेंगे कि सूर्य की ऊष्मा का पृथ्वी पर आना, यानी कि कमिंग ऑफ सनलाइट टू अर्थ, कमिंग ऑफ सनलाइट टू अर्थ। ठीक है साहब। तो ये हो गया ऊष्मा प्रवाह के 3 तरीके, और हर एक लाइन में मेरी में सवाल है। अब देखो यहां से जैसे सवाल आए कि बताओ ऊष्मा प्रवाह का कौन सा तरीका है जिसमें ऊष्मा निर्वात में भी चल सकती है। एक क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो घुमा के पूछ लिया थोड़ा सा कि निर्वात में ऊष्मा प्रवाह को कहते हैं, यानी कि नेम ऑफ हीट फ्लो, नेम ऑफ हीट फ्लो इन वैक्यूम। बताओ निर्वात में ऊष्मा के प्रवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है चालन, यानी कि कंडक्शन। ऑप्शन बी है आपका संवहन, चालन कंडक्शन, कन्वेक्शन। और सी ऑप्शन है आपका रेडिएशन, यानी कि विकिरण। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, नोटा। अब बताओ क्या होगा? ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो क्लियर है। अगर कोई माध्यम नहीं है, भाई माध्यम नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वैक्यूम है, यानी कि निर्वात है। और निर्वात का मतलब क्या है? कि रेडिएशन है, वहां पर विकिरण है। तो निर्वात किसमें, निर्वात में कौन सा ऊष्मा का प्रवाह होता है? रेडिएशन। मतलब हीट को चलने के लिए माध्यम की ही जरूरत नहीं है। देखो देखा जाए तो हीट वैक्यूम में भी चल सकती है, लेकिन अगर तुम मीडियम दे रहे हो तो वो मीडियम में भी चल सकती है। जैसे देखो साउंड है, ध्वनि है। अब ध्वनि को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, कोई ना कोई, सॉलिड लिक्विड या गैस। जैसे आपकी लाइट है, देखो सूर्य का प्रकाश जो है उसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। और जब प्रकाश बगैर माध्यम के आ रहा है तो प्रकाश क्या है? एक तरह की हीट एनर्जी ही तो है भाई। सूर्य का प्रकाश क्या है? गर्मी ही तो है। तो उसे चलने के लिए भी किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। असल में ऊष्मा को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप माध्यम दे रहे हो तो वो चल देगी, उसमें मना नहीं करेगी। सॉलिड में भी चल सकती है, लिक्विड में भी, गैस में भी, बट उसका तरीका होगा अलग, तरीका थोड़ा अलग होगा हर एक बार चलने का। मैं फिर से एक बार तीनों को रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप कैसे फर्क समझो, फर्क पहले ये समझो कि क्या मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए। पहली चीज तो ये देखो, तो 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। चालन, संवहन, विकिरण। संवहन को मीडियम चाहिए, लिक्विड और गैस। और कंडक्शन का मतलब है सॉलिड यानी ठोस। रेडिएशन में कोई माध्यम नहीं चाहिए। इसमें कैसे बहेगी ऊष्मा? इसमें जो अणु हैं बस वो अपनी अपनी जगह वाइब्रेट करते रहेंगे, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। यहाँ पर अणु ऊष्मा पकड़ेगा और ऊपर चला जाएगा, ऊष्मा को लेगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि अणुओं को ऊष्मा प्रवाह की जरूरत ही नहीं है, कि अणुओं को ऊष्मा के, मतलब अणुओं को मीडियम की जरूरत ही नहीं है। अब बताओ किसको क्लियर है? चलो भाई सभी को क्लियर है। तो ये हो गए ऊष्मा प्रवाह के 3 तरीके, मोड्स ऑफ हीट कंडक्शन।
अब कल इसमें एक और टॉपिक रह गया है जिसमें हम फेज चेंज पढ़ेंगे, बस अवस्था का परिवर्तन पढ़ेंगे। और अवस्था के परिवर्तन में हम देखेंगे जो आप चीज़ें जानना चाह रहे थे कि जब गलना होता है तो क्या होता है, और जब कोई चीज़ ठोस से द्रव में बदलती है क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम कल करेंगे और कल ही हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।